सो यूजीसी नेट जून 2025 साइकिल में सिर्फ 3 मंथ्स हमारे पास बचे हैं। हार्डली देखें तो 90 डेज हमारे पास में है। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे 90 डेज में हमें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं और कैसे हम लोग इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं जिससे आप भी एक नॉट क्वालिफाइड से जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर बन सकते हो। बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास में यूजीसी नेट एग्जाम के लिए अगर जनरली हम लोग बात करें तो अराउंड 6 मंथ्स का एक एवरेज टाइम है हमें चाहिए अगर आपको अच्छे से बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल की यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। बट अब क्योंकि 6 मंथ्स हमारे पास नहीं है, अराउंड 3 मंथ्स ही हमारे पास में है, तो ये 3 मंथ्स में भी कैसे हम लोग 6 मंथ्स वाली प्रिपरेशन कर सकते हैं, किन चीजों को हम लोग को फोकस करना है, किस तरह से चीजों को टारगेट करना है, वो अगर आप समझ लेते हैं, ये कोड अगर आपने क्रैक कर लिया है तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर सकते हैं। तो सारी चीजों के बारे में आप बात करने वाले हैं हम लोग। कैसे अक्सर जो मिस्टेक्स है एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से बार बार हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता या रिपीटेडली सिर्फ नेट ही हमारा क्वालिफाई होता है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। कैसे आप एक नॉट क्वालिफाइड से यहाँ पर जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट बन सकते हो। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो आपको टॉप 1% में ले जा सकता है। और जैसे आप जानते हो इवन अब लेस देन 1% स्टूडेंट हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है अगर यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग देखें। तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ज्यादा एफर्ट है करने की जरूरत है अगर आपको भी उस टॉप 5% में 0.5% या 1% स्टूडेंट में आना है। तो अच्छे से सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। मैं भी ऑलरेडी जेआरएफ एंड गेट क्वालिफाइड हूँ सोशोलॉजी सब्जेक्ट से। सोशोलॉजी की क्लासेस लेकर आती हूँ। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, क्या मैंने मिस्टेक्स की थी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो वो सारी टिप्स मैं आज के सेशन में आपको शेयर करने वाली हूँ। और काफ़ी टीचिंग एक्सपीरियंस भी है इस चैनल पे। काफ़ी टाइम से मैं आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। अगर आप लोग को स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है, जैसा आप सभी जानते हैं सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम अब हमारे पास में है, तो 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। बहुत क्रीमी तरीके से टॉप लेवल की जो प्रिपरेशन है हमें करने की जरूरत है। तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलती हैं, क्लासेस के पीडीएफ हैंडबुक आपको मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर होते हैं, पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट। तो सारी चीजें आप लोग अच्छे से टू द पॉइंट बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी प्लानर भी यहाँ पर आप लोग को शेयर किया जाता है, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आप लोग को अच्छे से यहाँ पर बताई जाती है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आप सभी ये प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी कोर्सेज सब्जेक्ट्स आपको जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम कोर्सेज में अवेलेबल है। तो कोई भी आपको क्वेरी है कोर्सेज से रिलेटेड, हमारी काउंसलिंग टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली आज विमेंस डे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी विमेंस डे टू एवरीवन। और इसी ओकेजन पर आप सभी को 20% ऑफ भी दिया जा रहा है हमारे प्रीमियम कोर्सेज पर। WT0 कोड यूज करके आप इस प्रीमियम ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। काउंसलिंग टीम को कॉल करिए और सारा जो नॉलेज है, डिटेल्स है, आप लोग कोर्सेज के बारे में यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हम लोग जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और कैसे इन मिस्टेक्स को ओवरकम किया जा सकता है जिससे हम भी एक नॉट क्वालिफाइड से जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पे बन जाए। तो सबसे पहले चीज जो होती है स्टडिंग विदाउट अ स्ट्रेटेजी। बहुत सारे लोग हैं जो रैंडमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी स्ट्रेटेजी के, बिना किसी प्लान के। तो सबसे पहली मिस्टेक्स जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट हम लोग बोल सकते हैं जो अक्सर एक्सपीरियंस द्वारा करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान यहाँ पर हम लोग अपना नहीं बनाते। तो इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है कि स्ट्रक्चर्ड प्लान आपके पास होना चाहिए। जिस दिन से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, और अपकमिंग मैं तो बोलूंगी सिर्फ ना अपकमिंग वीक की, हम लोग यहाँ पर पूरा 3 मंथ्स का प्लान आपके पास होना चाहिए। जैसे अब अगर हम लोग मान के चलें कि 90 डेज हमारे पास में है, 3 मंथ्स का टाइम हमारे पास में है, जून में हमारा एग्जामिनेशन है, तो आपके पास आज से लेके जून तक आपके पास पूरा प्लान रेडी होना चाहिए। किस दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कब किस टॉपिक का रिवीजन करना है। अगर इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में स्ट्रेटेजिकली आप लोग अपनी प्रिपरेशन करोगे तो बहुत इजीली आप अपना जो एग्जामिनेशन है क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो फिर आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो नंबर 1 चीज है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर प्लान हमारे पास होना चाहिए, कब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है,
वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, रिसोर्सेज भी आप लोगों के यहाँ पे डिवाइड डिसाइडेड ऑलरेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग बार बार अपने रिसोर्सेज चेंज कर रहे हैं या मल्टीपल रिसोर्सेज पर रिलाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो अपने रिसोर्सेज हैं फिक्स रखने हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं और बेस्ट रिसोर्सेज अपने लिए सिलेक्ट करने हैं कि आप जो इन मटेरियल से पढ़ रहे हो, जिस भी क्लासेस से आप पढ़ रहे हो, वो क्या वाकई में आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो वो चीजें आप लोग को अच्छे से जज करना है। रिसोर्सेज अपने डिसाइड करो, क्योंकि देखो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऐसा है, आपको कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं मिलेगी ना पेपर 1 के लिए पेपर 2 के लिए जिसमें हमें सारे टॉपिक मिल जाए। अलग अलग टॉपिक के लिए, अलग अलग यूनिट्स के लिए आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो आपको ये बुक्स ऑलरेडी डिसाइड कर लेनी है। ये सारी चीजें भी आपकी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट होना चाहिए कि किस दिन आपको क्या पढ़ना है, किस यूनिट से आप लोगों को, किस बुक से आप लोगों को वो टॉपिक कवर करना है या किस ऑनलाइन क्लासेस से आपको वो टॉपिक कवर करना है। सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर्ड प्लान बहुत ज्यादा हमारा जरूरी है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हमें अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। यही फर्क है सबसे पहले हम लोग देखें जेआरएफ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट में। जैसे मैं भी जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने भी सबसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अगर मेरे पास 3 मंथ्स का टाइम है या जितना भी टाइम है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग एक प्लान आपका रेडी होना चाहिए। कब मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन का टाइम है जो मुझे अपना रिवीजन में देना है, कितने दिन का जो टाइम है मुझे किसी पर्टिकुलर यूनिट को कंप्लीट करने में लगेगा। सारी चीजें आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोग को दिखाऊं, हमारे प्रीमियम कोर्सेज में आप सभी लोगों को इस तरह का एक स्टडी प्लानर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है किस दिन कौन सी क्लास होगी। और कौन सी क्लास होगी वो तो आपको बता ही जाता है, बट आपको जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है उनका रिवीजन कैसे करना है, किस दिन कौन सी चीजें डिसाइड करनी है। जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में मैं इस तरह का जो स्टडी प्लानर है वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ कि कब उन्हें क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस दिन आपकी कौन सी क्लास होगी, पूरे मंथ का स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है। किस दिन आपकी कौन सी क्लास होगी, आपको जो प्रीवियस क्लासेस हो चुके हैं उनका रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन टॉपिक मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और जैसे हमारा यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जैसे मेरे स्पेशली सोशियोलॉजी की क्लास में हर सैटरडे को हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। तो डाउट क्लियरिंग सेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने जो टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या क्वेश्चन ही आप लोग पूछ सकते हो, जनरल सारा डिस्कशन होता है। स्पेशली मेरे डाउट क्लियरिंग सेशन में सारी स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट ट्रिक किस तरह से हमें फॉलो करने, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, सारी चीजें यहाँ पे सिखाते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर प्लान आपके पास होने चाहिए। अगर आप प्रीमियम कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो ये सारी बेनिफिट्स आपको कोर्सेज में ऑलरेडी मिलते हैं, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको इस तरह से अपना जो प्लान है यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो सारी चीजें इस तरह से फर्स्ट टू लास्ट तक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। कब क्या पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कितना टाइम किस चीज को देना है, तो सारी चीजों का एक प्लान आपके पास होना चाहिए। तो स्टडिंग विदाउट अ स्ट्रेटेजी ये फर्स्ट मिस्टेक है जो अक्सर एस्पिरेंट्स करते हैं, और यही मेन डिफरेंस है जो आपको एक नॉट क्वालिफाइड से जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट बनाती है। सेकेंड चीज जो हमारी आती है वो है मेमोराइजिंग विदाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जिस तरह से यूजीसी नेट का इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न हो चुका है या अपकमिंग, अगर आप लास्ट 2-3 एग्जाम्स देखो, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो ये गारंटीड आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपका जो पेपर 2 है, आपका सब्जेक्ट पेपर है, वहां अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आप सभी के लिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। अगर पेपर 1 की बात करें तो वहां पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर मैं रिसर्च यूनिट की बात करूं, आईसीटी यूनिट की बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग यूनिट की बात करूं, तो ये ऐसी यूनिट्स है जहां पर बहुत ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी यूनिट्स हमारी होती हैं पेपर 1 में जहां पर आप लोगों के और जहां पर भी आपके कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, जैसे मैथ्स के आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हो। पेपर 2 में तो सारी, स्पेशली अगर मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी की बात करूं, तो अगर आपको थिंकर्स की थियरीज ही क्लियर नहीं है तो कभी भी आप उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आज के टाइम पे आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे कि जो आप क्लास नोट्स में पढ़ रहे हो चीजें, या जो आप किसी भी बुक में पढ़ रहे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा बुक पढ़ लो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उस बुक में से एग्जैक्ट लाइन आपको देखने को मिल जाए आज के टाइम पे। बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको अपने कंसेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपके पास सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट अगर आपको बनना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा हमारी जरूरी है। सिर्फ मेमोराइजिंग से, सिर्फ फैक्ट याद करने से काम नहीं चलेगा। कुछ यूनिट ऐसी हैं जिसमें हमें बिल्कुल फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे, जैसे पेपर 1 में है बहुत सारी हायर एजुकेशन यूनिट हमारी हो गई, तो वहां पर आप लोगों को बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो एज इट इज याद करने पड़ेंगे। पेपर 2 में भी आपके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सोशियोलॉजी में बुक्स एंड ऑथर्स के
नेम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है आपको चीजों की। तो फैक्चुअल चीजें भी है, बट जो थियरीज हैं उनके आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, तभी यहाँ पे कर सकते हो। अब जैसे इसका भी देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। अब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजों को पढ़ना है, कीवर्ड के फॉर्म में आपको चीजों को पढ़ना है। जैसे देखो, मैं अपनी प्रीमियम क्लासेस में आपको मोस्टली जो चीजें इसी तरह से फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताती हूँ। हर चीज का कीवर्ड मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग सारी चीजें समझते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है चीजों को याद रखना है। इजीली आप मेमोराइज भी कर सकते हो अगर इतना शॉर्ट में फ्लो चार्ट बना के आप लिखोगे, सबके कीवर्ड अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। जैसे इस तरह से देखो, हर चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताती हूँ, सारे कीवर्ड के फॉर्म में आपको बताती हूँ, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप लिखते हो तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि अच्छा, मुझे नोट्स कैसे यहाँ पे बनाने, कैसे मैं यहाँ पे सारे जो कीवर्ड है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो याद रख सकता हूँ। इस तरह से टेबल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं तो चीजों को कंपेयर आप कर सकते हो, डिफरेंसेस यहाँ पे आप बना सकते हो, वो चीजें हैं। पिक्चर्स के फॉर्म में जब आप पढ़ते हो तो आपको सारी जो एग्जाम्पल्स है ध्यान रखते हैं। जब आप रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीजों को पढ़ते हो, रिलेट करके चीजों को पढ़ते हो, तो और भी ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए वो कंसेप्ट क्लियर करना। तो मेरा जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें हमें इसी तरह से, जैसे ये सारे प्रीमियम क्लासेस के ही स्लाइड्स हैं, तो वहां पे इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजें पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट कीवर्ड के फॉर्म में चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंसेस टेबल्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और भी ज्यादा अच्छी होती है। स्पेशली आप पिक्चर्स के फॉर्म में पढ़ो, रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जाम्पल से पढ़ो। तो मैं हमेशा आपको हर चीज एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ, तो बहुत इजीली स्टूडेंट के लिए हो जाता है क्लियर करने इस एग्जामिनेशन को। तो ये ऐसी चीज है जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको भी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पे बनना है। थर्ड चीज आती है पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट को इग्नोर करना। अक्सर स्टूडेंट होते हैं, चलो हम लोग पीवाईक्यूज करते भी हैं, बट क्या ऐसा तरीका है पीवाईक्यू सॉल्व करने का जो आपको एक नॉट क्वालिफाइड से जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट बना सकता है? वो है पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करना। पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने जैसे बोल दिया कि 10 साल के पेपर है सॉल्व कर लिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम चलो आप बोल रहे हो 10 साल के पेपर है सॉल्व करना है ना, ये 10 साल के पेपर तो हम लोग 20 दिन में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर चलो साल में 2 बार भी पेपर हो रहा है तो 20 पेपर्स हमारे पास है, 20 दिन में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्व ही नहीं करना है, सारे जो कंसेप्ट हैं वो भी आप लोग को अच्छे से समझने हैं। जैसे पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का मेन मोटिव क्या है कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो तो हमें समझना ही है, उसका मीनिंग भी हमें समझना है, बट बाकी के जो 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं वो भी आप एक्सप्लोर करो। और पीवाईक्यू के बेसिस पे भी आपके न्यू क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो पीवाईक्यूज में जो टॉपिक मेंशन है, अगर आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखता है, कोई न्यू थिंकर यहाँ पे दिखता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट के बारे में सर्च करो और उसके बारे में भी आप पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको उस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पीवाईक्यूज को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। जितना पुराना टॉपिक होगा उतना ज्यादा उस टॉपिक से डीप क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, जितना नया टॉपिक होगा उतना ऊपर ऊपर से उस टॉपिक को पूछा जाएगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक डीप में हमें पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक को किस डेप्थ में हमें कवर करना है, ये सब आपको पीवाईक्यू से ही पता चलेगा। तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन बैठ के 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर दे, उसको बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करना है। जैसे हमारे प्रीमियम कोर्सेज में आप लोगों को लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो वीडियो सॉल्यूशंस है यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरा बताया है कि एक एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। बाकी जो ऑप्शंस है, एक क्वेश्चन को मतलब यहाँ पर हमारा 10-15 मिनट का टाइम दिया है एक्सप्लेनेशन में, तो इतना ज्यादा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि एक क्वेश्चन को 10-15 मिनट दे रहे हैं, बट आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन से आप आगे आने वाले और शायद 4 से 10 टॉपिक है और प्रिपेयर कर सकते हो, कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना है। एंड मॉक टेस्ट भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा, आप अपने आप से पूछ के देखना कि आपने ऑनेस्टली उतने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे। एटलीस्ट बी ट्रू इट टू योर सेल्फ, अपने आप से हमेशा सच बोलो, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाकई में क्वेश्चन करो अपने आप को, क्या आपने वाकई में उस तरीके से मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे? क्या आपने अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज किया था कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं? अगर आपने वाकई में किया होता तो मुझे नहीं लगता आज आपको ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही होती। तो ये चीज जरूर करनी है, मॉक टेस्ट हमेशा सॉल्व करो। सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट सॉल्व करो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हार्डली 2 से 3 मॉक टेस्ट है जो सीबीटी मोड में सॉल्व किए थे, तो रिजल्ट यही था, मेरा भी जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हुआ था।
इस चीज को मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव किया। मिनिमम मैंने यहाँ पे 10-15 या उससे ज्यादा अराउंड 20 मॉक टेस्ट है जो मैंने सीबीटी मोड में दिए, तो उसका रिजल्ट ये था, कट ऑफ से भी काफी हाई स्कोर है जो मैंने किया था। तो ये डिफरेंस है जो आपको ले जा सकता है एक नॉट क्वालिफाइड से जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट तक। तो पीवाईक्यूज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, मॉक टेस्ट को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली सीबीटी बोर्ड में हमेशा मॉक टेस्ट सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच आपको आना चाहिए, एप्लीकेशन का अप्रोच आपको आना चाहिए कि कैसे जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। ये जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर सकते, ठीक है। जितना हो सके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस की कमी आपके पास नहीं है, दुनिया भर के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं, इतने सोर्सेज आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो और बहुत ईजिली फिर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट को कभी इग्नोर नहीं करना है। जैसे आप देखो, ये मैं आपको प्रीवियस हमारी जो प्रीमियम क्लासेस है उसमें मैं कंपेयर करके बताती हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं या नहीं। तो देखो, सोशियोलॉजी में यहाँ पर दिसंबर 23 एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है इनका पब्लिकेशन इशू ईयर पूछा गया था। तो बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछे गए थे। जैसे देखो, रिचल कार्सन की बुक कब पब्लिश हुई थी, आपका पॉल एलरिच ने ये जो पॉपुलेशन बॉम्बे कब पब्लिश किया था, ठीक है। रॉलैंड की ये जो बुक थी हमारी ओजोन लेयर से रिलेटेड, ये की गई थी आपको। और क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी। तो ये आपका दिसंबर 23 का क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से, जैसे दिसंबर 23 में तो आपको क्रोनोलॉजी पूछा गया था, बट अब यही जो क्वेश्चन है उठा के हमारा सेम क्वेश्चन, जैसे देखो सारे जो कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन बॉम्ब है, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल्स है, साइलेंट स्प्रिंग है, जो सब आपको इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब ये हमारा अगस्त जो एग्जामिनेशन हुआ था जून 24, उसमें ये क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करके हमें दे दिया गया। तो इस तरह से आपके जो पीवाईक्यूज है रिपीट भी होते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अगर आप लोग मेरी प्रीमियम क्लासेस देखो, वहां पर मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कंपेयर करके बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। जब भी हम लोग क्लासेस देते हैं मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था और फ्यूचर में यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो पीवाईक्यू प्लस एफ वाई क्यू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन सब मैं आप लोग को यहाँ पे प्रीमियम कोर्सेज में इसी तरह से बताती हूँ। तो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको भी ये चीजें अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट चीज आ जाती है जो अक्सर मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, रिलाइंग टू मच ऑन वन पेपर। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा या तो ऐसा हो गया कि हम लोग अपने पेपर टू पे डिपेंडेंट होते हैं, या आज के टाइम पे क्योंकि अब सब लोग बोलते हैं कि पेपर वन को भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो बच्चे ये भी मिस्टेक करने लगे हैं कि पेपर वन में हम लोग बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, कि पेपर वन में हम लोग ट्राई कर रहे हैं 90+ क्वेश्चन, 90+ मार्क्स लेके आने का, 45+ क्वेश्चन सही करने का। तो कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग किसी एक पेपर पे बहुत ज्यादा रिलाय होना बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है, सीखना ही पड़ेगा। दोनों ही पेपर को आप लोग को ट्राई करना है कि इक्वल टाइम अपना दो, ना किसी किसी कोई भी पेपर ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जिसपे आप बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हो। तो हमेशा एवरेज ट्राई करो। जैसे हमारे सब्जेक्ट में बात करूँ, इस बार 228 कट ऑफ गया था। अगर आप 230 मार्क्स यहाँ पर अपना टारगेट लेके चल रहे हो, तो आपको देखना है कि पेपर वन में भी मैं अपने उतने मार्क्स लेकर आऊँ, पेपर टू में भी लेकर आऊँ। मेरे अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि 80+ क्वेश्चन हमें पेपर टू में अपने सही करने हैं, और पेपर वन में हमें 35 to 40+ क्वेश्चन यहाँ पे सही करने हैं। मेरे अकॉर्डिंग 45+ पेपर वन में करने से बेटर है आप अपने पेपर टू में अगर आपको टारगेट करोगे 85+, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पेपर टू आपका ऐसा है जो आपको लाइफ लॉन्ग लेके चलना है। और उसकी वजह से कभी भी ऐसा नहीं ये मिस्टेक भी नहीं करनी है कि पेपर टू में तो हम लोग 85-90+ सही कर रहे हैं और पता चले पेपर वन में हमारे 30 क्वेश्चन भी नहीं सही हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना है। मिनिमम 30 क्वेश्चन पेपर वन में सही करने ही करने पड़ेंगे, और पेपर टू में मिनिमम 70 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने पड़ेंगे, स्पेशली जिस तरह से कट ऑफ जा रहा है। जैसे फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट में, जहां पर आई थिंक साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में इस बार शायद 240 के अराउंड आपका कट ऑफ गया है। तो ऐसे अगर सब्जेक्ट है, अगर आपके ऐसे रेयर सब्जेक्ट है जहाँ पे इतना ज्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है, तो फिर तो आपको और भी ज्यादा दोनों पेपर को बैलेंस करने की जरूरत है। फिर उस केस में आपको अपने पेपर वन में भी 40+ क्वेश्चन टारगेट करने हैं, और पेपर टू में भी आपको अराउंड 85+ क्वेश्चन टारगेट करने हैं, ठीक है। हमेशा कभी भी ये अप्रोच लेके नहीं चलनी है कि 100% क्वेश्चन हम लोग सही कर लेंगे। 10-15% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स हमारे लिए होंगे, आउट ऑफ रीच हमारे लिए होंगी। तो रेदर देन इन 15% क्वेश्चन पे अपना
पूरा ध्यान हम लोग दें। आपको जो 85% जो आपके हाथ में है उस पे अपना मेजर फोकस करना है और उसके थ्रू आपको एग्जाम क्लियर करने के बारे में सोचना है। तो कभी भी किसी भी एक पेपर पर रिलाय नहीं होना है। पेपर वन पेपर टू दोनों को उतना ही टाइम लेके चलना है। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आप किस तरह से बेटर स्कोर कर सकते हो, किस यूनिट में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। बट एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको लेके कर चलनी है, जिससे आप एक जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पे बन सकते हो। लास्ट चीज आती है इनकंसिस्टेंट रिवीजन एंड नो सेल्फ एनालिसिस। अक्सर हम लोग बहुत सारा पढ़ लेते हैं, बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं, इतना सारा हमने पढ़ लिया क्योंकि आज के टाइम पे इतने दुनिया भर के हर कोई यूजीसी नेट का चैनल खोल के बैठ गया, हर कोई आपको यूजीसी नेट के बारे में पढ़ा रहा है। ठीक है, जिनको कुछ लेना देना नहीं है, बस बिजनेस, क्योंकि आज के टाइम पे यूजीसी नेट चल रहा है तो हर कोई चला के बैठ गया, अपना चैनल सब कर रहे हैं। तो इतना दुनिया भर का कंटेंट अवेलेबल है, तो हम लोग एक ही टॉपिक के लिए 10-10 क्लास दे के बैठ रहे हैं और उन क्लासेस का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो रेदर देन आप किसी एक टॉपिक के लिए 10 वीडियो जाके देखो, आपको क्या करना है कि एक वीडियो को आप कम से कम 10 बार यहाँ पे रिवाइज करो। तो ये जो अप्रोच है ना, कि अगर आप एक वीडियो को 10 बार देख रहे हो या फिर आप एक ही वीडियो को 10 बार रिवाइज कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ना, इसके ज्यादा चांसेस है जेआरएफ क्वालिफाई करने के। जैसे यूट्यूब स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है, इतने सारे सोर्सेज आज के टाइम पे अवेलेबल है कि एक ही टॉपिक के लिए हम लोग 10-10 वीडियो देखे जा रहे हैं और रिवीजन हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। और प्रीमियम बैचेस में यही फायदा हो जाता है कि एक ही वीडियो आपको देखना है, उसको अगर आप 10 बार रिवाइज करोगे तो वही चीज आपके माइंड में बार बार जाएगी, सेम अप्रोच आपके माइंड में बार बार जाएगी। एक ही टॉपिक को अगर आप 10 बार रिवाइज करोगे तो गारंटीड है वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, आप सारे क्वेश्चन उसके सही करके आओगे। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। एक वीडियो को 10 बार देखो, उससे बेटर है एक वीडियो, एक ही टॉपिक की वीडियो 10 जगह हम लोग जाके देखें, उससे बेटर है कि एक वीडियो को आप 10 बार देखो। तो ये आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। कम टॉपिक पढ़ के जाओ, जरूरी नहीं आप 1000 टॉपिक कवर करके जाओ, आप 500 ही टॉपिक पढ़ के जाओ, आप 200 टॉपिक पढ़ के जाओ, पर 200 टॉपिक का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। हमेशा अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से बना के रखो कि लास्ट का 1 मंथ आपके पास कंप्लीट रिवीजन के लिए अवेलेबल हो। जैसे लास्ट बैच में भी मैंने अपना एग्जाम से अराउंड 45 डेज पहले हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया था। तो अराउंड 30 to 45 डेज का जो टाइम है वो स्टूडेंट को प्रॉपर मिला था रिवीजन करने के लिए। और ये अगर 1 से 1.5 महीने आपको मिल जाता है तो इसमें आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं और उन्हें एनालाइज करना है। इस टाइम पीरियड में आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। डेली ट्राई करो 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो यहाँ पे एक तो अपना रिवीजन करते चलना है, प्लस आप लोगों को 100-150 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने का ट्राई करना है। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा आप एनालाइज करोगे कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, कैसे आपके गलत हो रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप नोट डाउन करोगे, मिस्टेक्स को अपने इंप्रूव करोगे, तो बिल्कुल आपको क्वालिफाई होगा। जैसे मैंने काफी सारी सक्सेस स्टोरी भी स्टूडेंट की शेयर की थी, तो आपने सुना होगा कि अगर उन्होंने रिवीजन को अपना इतना टाइम दिया, अगर 1 महीने का टाइम अपने रिवीजन को दे रहे हो, मॉक टेस्ट को अगर आप सही तरीके से दे रहे हो, मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो, तो आपको एग्जाम देने से पहले ही पता चल जाता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर करने वाले हो नहीं। मेरे लास्ट बैच में ऐसे स्टूडेंट है भी जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और मेन तरीका उनका यही था कि रिवीजन को इतना टाइम दिया, सेल्फ एनालिसिस इतना किया कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। तो ये चीजें अगर आप सीख लेते हो तो बिल्कुल आप भी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पे बन सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में। इन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करते हो, इन चीजों को अच्छे से अगर आप समझ लेते हो, तो इजीली आप भी अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको रिवीजन करने का एक तरीका क्या होता है कि जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, हमेशा उस टॉपिक को समरी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। जैसे मैं प्रीमियम क्लासेस में आपको सिखाती हूँ कि अगर मैंने एक टॉपिक से रिलेटेड 40 to 50 स्लाइड्स आपको दिखाई हैं, ठीक है, 40 to 50 आपने, चलो अगर 20 पेजेस भी आपने पढ़े हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, या मैंने आपको 40-50 क्लास में एक क्लास समझाई है, एक टॉपिक मैंने आपको समझाया है, अब आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि वो टॉपिक को आप एक पेज में भी यहाँ पे समराइज कर सको। जैसे मैं प्रीमियम क्लास में आपको सिखाती हूँ कि 1 घंटे में मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया है, एक चैप्टर अच्छे से कवर करवाया है, तो उसकी एक पेज में मैं सारी यहाँ पे समरी बता सकूं। तो इससे ये जो नोट्स आप बनाओगे ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। अगर आप कोई टॉपिक अच्छे से किसी को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, समराइज उसे आप कर पा रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा रिवीजन करने का। तो इस तरह से समराइज्ड वे में अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, जो मैं आपको प्रीमियम क्लासेस में सिखाती भी हूँ, तो बहुत इजीली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो लास्ट चीज मैं आपको बोलूंगी,
ऐसी चीज जो आपको बना सकती है एक जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट, वो है ऑनेस्ट रहो। एटलीस्ट अपने आप को चीट नहीं करना है। दुनिया को हम कितना भी झूठ बोल लें कि हमने बहुत मेहनत की थी, हमने प्रैक्टिस भी किया था, ये भी किया था, वो किया था, बट सच्चाई हकीकत यही है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक रही है, कुछ ना कुछ कमी यहाँ पे जरूर रही है। कुछ परसेंट मैं मान सकती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट है कि चलो एक्सटर्नल कोई फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से उनका एग्जामिनेशन नहीं क्लियर हुआ, बट मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ 98% 99% स्टूडेंट ऐसे हैं कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से हमारा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। तो उन मिस्टेक्स को आपको समझने की जरूरत है। अपने आप से ऑनेस्ट रहो, ठीक है? दुनिया को कितना भी झूठ बोलो कि हाँ हम बहुत पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट अपने आप से पूछो कि आपने सही तरीके से मॉक टेस्ट दिए हैं, क्या आपने मॉक टेस्ट को उतना एनालाइज किया है, क्या उतना रिवीजन के लिए आपने टाइम दिया है? अगर हाँ वाकई में आपने ऐसा किया है तो फिर मुझे नहीं लगता आपको ऐसी कोई वीडियो देखने की जरूरत है। तो अपने अकॉर्डिंग देखो, एनालाइज करो, ऑनेस्ट रहो, तो बिल्कुल आप भी जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट बन सकते हो। और जब स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं ना वो क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बस उस दिन के लिए काम करो। अगर लग रहा है कि इतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, सारी चीजें हमारी छूटती जा रही हैं, तो बस वो दिन इमेजिन करो जब स्क्रीन पर लिखा आएगा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। जब ये चीज स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है ना, तब आपको लगता है कि हाँ सारी मेहनत जो है वो वर्थ इट है और वाकई में कुछ हमने अचीव किया है। तो बस उस दिन के लिए काम करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी गाइडेंस यहाँ पर आपको पूरा अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चलती हैं जयपुर में, तो अगर आप जयपुर से हो या कहीं भी रहते हो, जरूर हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट करिए। यहाँ पर भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है। बाकी प्रीमियम कोर्सेज में मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं आ सकते आपके लिए प्रीमियम कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अच्छे से आप लोगों को सारी जो प्रिपरेशन है कराई जाती है, एकदम ए टू जेड स्ट्रक्चर्ड वे में। जैसी सारी चीजें मैंने दिखाई, सब कुछ वैसा ही आपको प्रीमियम कोर्सेज में मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए, बल्कि एक्चुअली में आप अगर स्टूडेंट से देखोगे, उनका फीडबैक लोगे, तो जो बताया जा रहा है वही यहाँ पर आपको मिलता है। और ये मेरी बिल्कुल गारंटी है कि आपको उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें यहाँ पर प्रिपेयर कराई जाएंगी। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रीमियम कोर्स, काउंसलिंग टीम को आप कॉल कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी मैं आपके लिए रेगुलरली क्लासेस लेकर आती हूँ। 11 AM पर यहाँ पर मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आती हूँ। पेपर 1 में हायर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन यूनिट की, एंड 3 PM पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। बाकी आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और भी सभी सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर होती हैं। सबका जो टाइमिंग है, स्केड्यूल है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना है। कमेंट में आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हो। फीडबैक अपना जरूर दीजिए अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी, यानी कुछ भी आइडिया आपको मिला है कैसे हम लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।